Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institution and in continuation with the previous lectures of inverters, हम आगे continue कर रहे हैं in inverters. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर. हमने इसके पहले ब्रीफली एक बात कर लेते हैं कि VSI में हमने दो तरीके से पढ़ा था. VSI में हमें पढ़ना है सिंगल फेज हाफ ब्रिज और सिंगल फेज फुल ब्रिज. इसके बाद फर्दर हम पढ़ेंगे थ्री फेज, लेकिन अभी हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज, जिसमें से हाफ ब्रिज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर. हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज में एक पहले भी ये बात हो चुकी है कि हाफ ब्रिज में दो स्विचेस इन्वॉल्व होते हैं, T1, T2, और फुल ब्रिज में चार स्विचेस इन्वॉल्व होते हैं, T1, T2, T3 एंड T4, चार स्विचेस. ठीक है, तो इसमें लगे हैं चार स्विचेस. दूसरा डिफरेंस क्या है कि ज़रूरत क्या पड़ी है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर को पढ़ने की. जब हम सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ चुके हैं, हाफ ब्रिज में भी हमें इस तरीके की वेव फॉर्म मिल रही है और फुल ब्रिज में भी हमें ऐसी ही वेव फॉर्म मिल रही है, तो हम फुल ब्रिज पढ़ने के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या ड्रॉबैक्स थे सिंगल फेज हाफ वेव के जिसकी वजह से हमें सिंगल फेज फुल वेव पढ़ना है. ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि सिंगल फेज हाफ वेव में हमने कुछ इस तरीके का सिस्टम पढ़ा था. ठीक है, दिस वॉज VS बाई 2. हमने ये बात की थी कि कोई VS ये किसी DC जेनरेटर से प्लस माइनस VS वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जो कि बैलेंस्ड हाफ में प्लस VS बाई 2 और नीचे भी प्लस VS बाई 2, और बीच में जो न्यूट्रल वायर है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं. तो हमने ये जाना था कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एक 3 वायर DC सिस्टम है. इनपुट सोर्स पे एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये. ठीक है, तो 3 वायर DC सिस्टम है. इसमें एक यही ड्रॉबैक है कि जो सिंगल फेज फुल वेव है, फुल ब्रिज है, आप देख रहे हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक VS सोर्स लग रहा है. 3 वायर सिस्टम यहाँ से हट गया है और सिर्फ एक सिंगल VC सोर्स लग रहा है. तो एक ये एडवांटेज है सिंगल फेज फुल ब्रिज का. दूसरा एडवांटेज क्या है कि सिंगल यहाँ पे अगर दो स्विचेस लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से दो स्विच लगे रहते हैं और फर्दर इसके पैरेलल में दो डायोड लगे रहते हैं. ठीक है, और ये है लोड. इस तरीके का सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है. इसमें देखिए कि जब ये वाला स्विच है, और क्लीन बनाते हैं इसे, ये है एक स्विच, ये है दूसरा स्विच, ये है प्लस VS बाई 2, ये नीचे वाला VS बाई 2. ठीक है, यहाँ पे है लोड और ये लगे हैं डायोड्स. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जब ये जो S2 स्विच या T2 स्विच, इसे T1, T2, जब T2 स्विच कंडक्ट नहीं कर रहा है, जब हम यहाँ स्विच स्ट्रेस की बात करने वाले हैं, तो स्विच स्ट्रेस क्या होगा कि जब भी यह कंडक्ट नहीं कर रहा है तो रिवर्स बायस में इसे कितना स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है. तो देखिए ये कब कंडक्ट नहीं करेगा, जब T1 वाला थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा. तो जब T1 वाला थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो ये, ठीक है, यही है VS बाई 2 और VS बाई 2 जो कि इस VS से जनरेट हो रहा है. तो देखिए पॉजिटिव पूरा VS इस टर्मिनल पे आ रहा है और नेगेटिव पूरा VS इस टर्मिनल पे आ रहा है, यानी T2 के अक्रॉस पूरा VS वोल्टेज मिल रहा है. कब? जब ये ओपन सर्किट है या रिवर्स बायस में है. जबकि जब T2 कंडक्ट कर रहा होता है, अभी तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा है और VS वोल्टेज का रिवर्स बायस वोल्टेज इससे मिल रहा है. जब T2 कंडक्ट कर रहा होता है ना, जब T2 इस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, तब क्या होता है, तो T2 की वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल पाता है, इतना मिलता है, इस तरीके से मिलता है, प्लस VS से करंट फ्लो करती है और T2 स्विच होते हुए माइनस. ठीक है, इस तरीके से. तो लोड के अक्रॉस हमें T2 की हेल्प से VS बाई 2 वोल्टेज मिलता है. ये हाफ वेव में हमने बात की थी कि जब T2 कंडक्ट करता है तो V आउटपुट की वैल्यू होती है VS बाई 2. ठीक है, और स्विच स्ट्रेस कितना पड़ रहा है T2 के ऊपर, जो स्विच स्ट्रेस वो कितना पड़ रहा है VS, यानी ठीक डबल. तो आप देख रहे हैं कि वो अपनी वजह से T2 की वजह से आउटपुट तो हमें VS बाई 2 ही मिलता है, लेकिन उसको स्विच स्ट्रेस रिवर्स बायस कंडीशन में VS झेलना पड़ता है जस्ट डबल. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ते हैं. हाफ ब्रिज के बाद, हाफ ब्रिज होते हुए भी हम सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर इसलिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो फर्दर देखते हैं. पहले आर लोड को लेकर, आर लोड की कुछ वेव फॉर्म्स बनी हैं, इसमें हम फर्दर RL और RLC लोड भी कंसिडर करेंगे. तो पहले आर लोड देखते हैं. अगर ये आर लोड है, ठीक है,
तो पहली हाफ साइकिल में जब हमने कौन कौन से थायरिस्टर्स कंडक्ट कराए, देखिए Ig1 और Ig2, यानी हमने T1 थायरिस्टर को ट्रिगर किया है और T2 थायरिस्टर को ट्रिगर किया है। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव से चलेगी T1 के थ्रू होते हुए T2 के थ्रू होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे वापस, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। तो लोड के अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ये रही I0 की डायरेक्शन, और I0 क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी बनी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जो भी बनी हुई है, ठीक है। तो हमें V आउटपुट कितना मिल रहा है, ये Vs देखिए, तो Ig1 Ig2 इस T1 ड्यूरेशन तक कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। ये कंप्लीट ड्यूरेशन अगर T हो गया, इसको T1 की जगह पे T/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो T/2 ड्यूरेशन तक हमें जो Vs आउटपुट मिल रहा है वो कौन कौन से थायरिस्टर्स की वजह से मिल रहा है, T1 और T2, ये है T1 थायरिस्टर और ये है T2 थायरिस्टर, इसकी वजह से हमें Vs आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, या फिर जब T1 T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे थे तब। नेक्स्ट क्या होगा, अब T/2 टाइम के बाद, ये है T/2 वाला टाइम, T/2 टाइम के बाद हम T4 और T3 ये दोनों थायरिस्टर्स कंडक्ट कराएंगे, और T1 और T2 जो पहले से कंडक्ट कर रहे थे उसे ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे Ig1 Ig2 जो कि T1 T2 से रिलेटेड था, इसको ऑफ किया, और T3 और T4 को कंडक्ट कराया। देखिए यहाँ पे गेट पल्सेस दी हमने कौन कौन से थायरिस्टर्स को, T3 और T4 को। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगी, वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, T3 के पॉजिटिव से होते हुए, लोड से होते हुए, T4 से होते हुए करंट वापस माइनस में, ठीक है। तो अब करंट किस तरीके से फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में। पहले करंट फ्लो कर रही थी इस डायरेक्शन में और अब उसके रिवर्स डायरेक्शन में। तो क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है, तो अब वोल्टेज पोलैरिटी कैसी बनेगी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अगर T1 T2 जब फ्लो कर रहा था, तो ये जो पोलैरिटी इधर प्लस और इधर माइनस, इसको हमने रेफरेंस मान लिया अगर, तो फिर अभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो V आउटपुट की वैल्यू रिवर्स मिल रही है, ठीक है। तो देखिए इसी वजह से आउटपुट दूसरे हाफ पे -Vs मिल रहा है। ये हो गया R लोड को लेकर। अब इसी में हम RL लोड की बात करके देखते हैं, है ना। देखिए जब यहाँ पे R और L लोड है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले वही होगा कि T1 और T2 ये दोनों, T1 और T2 यानी Ig1 और Ig2, है ना, ये पल्सेस हमने ट्रिगर की कहाँ तक, T/2 टाइम तक। T/2 टाइम तक हमने पल्सेस ट्रिगर की। तो देखिए आउटपुट कैसे मिलेगा, T1 और T2 के थ्रू मिलेगा, और करंट कैसे फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में होते हुए यहाँ नेगेटिव पे वापस। अब देखिए इंडक्टिव लोड लगा है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि जब इस तरीके से करंट सोर्स से लेकर लोड की तरफ फ्लो कर रही थी, तो इंडक्टर कौन सी इंडक्टर की पोलैरिटी क्या होगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि ऐसे I0 करंट है, ठीक है। और इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अक्रॉस इंस्टेंटेनियस चेंज को अलाउ नहीं करता है, यानी अगर वो फर्स्ट हाफ साइकिल में या पहले हाफ में या जब T1 और T2 कंडक्ट कर रहा था, तो अगर इंडक्टर इस पोलैरिटी से एनर्जाइज हुआ है, तो T1 और T2 बंद करते ही, अगर T/2 वाले टर्मिनल पर T1 और T2 को बंद कर दिया गया, तो एकदम से ये डी एनर्जाइज नहीं हो पाएगा, इसे डी एनर्जाइज होने के लिए पाथ चाहिए। तो कि अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इस डायरेक्शन में I0 करंट फ्लो कर रही थी, आपको दिख रहा है I0 करंट फ्लो कर रही है, तो इंडक्टर अपनी करंट को तो चेंज नहीं कर सकता इंस्टेंटेनियस, पर वो अपनी वोल्टेज पोलैरिटी को रिवर्स कर लेता है, ठीक है। तो पहले पोलैरिटी इधर पॉजिटिव इधर माइनस थी, अब पोलैरिटी इधर पॉजिटिव इधर माइनस है, ठीक है। मैं नीचे की तरफ बना रही हूँ, या सॉरी ऊपर बनाते हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी थी पॉजिटिव नेगेटिव, अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई, यानी इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हुई। अब देखिए ये वाले पॉजिटिव से ये D3 वाला डायोड और ये वाले नेगेटिव से ये D4 वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट वही पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा फ्लो करेगी। तो इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी D3 डायोड के थ्रू होते हुए, सप्लाई के थ्रू होते हुए, D4 डायोड के थ्रू होते हुए वापस माइनस पे, ठीक है। ये वाला माइनस है, तो इस प्लस से चली D3, देन Vs, देन D4, देन दिस माइनस, ठीक है। तो पहले हाफ में ये जो पोलैरिटी थी, पहले हाफ में क्या हो रहा था, T1 और T2 ये दोनों थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे थे, और इसके कंडक्शन से इंडक्टर एनर्जाइज हुआ, ठीक है, इंडक्टर एनर्जाइज हुआ। नेक्स्ट
कौन से डायोड्स काम कर रहे हैं, D3 और D4, ठीक है। D3 D4 में इंडक्टर डी एनर्जाइज हुआ, ठीक है, डी एनर्जाइज। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म तो वैसे ही मिलेगी। हमने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जहाँ पे पढ़ा था, VSI और CSI का जहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें एक और ये बात थी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वाले जो भी इन्वर्टर्स हैं उसमें आउटपुट लोड इर्रिस्पेक्टिव होता है, कैसा भी लोड लगाओ, यानी चाहे R लोड यूज़ करें, चाहे RL लोड यूज़ करें, चाहे RLC लोड यूज़ करें, किसी भी तरीके का लोड यूज़ करें, आउटपुट करंट तो चेंज होती है लोड के अकॉर्डिंग, L के अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग, आउटपुट करंट तो चेंज होती है, लेकिन आउटपुट लोड वोल्टेज की वैल्यू या लोड वोल्टेज चेंज नहीं होता है, ठीक है, लोड वोल्टेज। तो देखिए ये है V आउटपुट, तो V आउटपुट तो ऐसा मिल रहा है। करंट देखिए कैसी मिलेगी, करंट मिलेगी ऐसी, ठीक है। कैसे बन रही है ये देखते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 T2 थायरिस्टर की वजह से इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा था, तो दिख रहा है कि ये इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है। ये वाली जो करंट है ये है लोड करंट I0, ये है लोड वोल्टेज, तो ये कंडक्शन हो रहा है T1 T2 की वजह से। नेक्स्ट क्या हो रहा है, T1 T2 ने इस इंडक्टर को जब एनर्जाइज किया इस पोलैरिटी से, तो डी एनर्जाइज होने के लिए उसने अपनी पोलैरिटी रिवर्स की, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यही मैंने यहाँ बनाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इन पोलैरिटीज़ ने D3 और D4 वाले डायोड्स को फॉरवर्ड बायस कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि इसके अक्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रही थी, यानी ये करंट अगर फ्लो कर रही थी तो करंट का डायरेक्शन भी बना रहे, और कौन से ऐसे डायोड्स उसे पाथ प्रोवाइड करें कि वो अपने आप को डी एनर्जाइज कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हाफ में डी एनर्जाइज जो हो रहा है वो कौन कौन से डायोड्स की वजह से हो रहा है, D3 और D4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमने T1 और T2 डायोड थायरिस्टर्स को ऑफ किया और बाकी दो थायरिस्टर्स को ऑन किया, यानी T3 और T4, ये दोनों थायरिस्टर्स को ऑन किया। T3 T4 को ऑन करने के बाद फिर से वैसे ही कंडक्शन होगा, पॉजिटिव से करंट चलेगी T3 के थ्रू, लोड के थ्रू T4 से माइनस, ठीक है। इसकी पोलैरिटी हम यहाँ बना लेते हैं, ये है अगर इंडक्टर, ठीक है, और करंट इस तरीके से फ्लो कर रही थी, तो देखिए T3 से आई और ये इंडक्टर के पास, यानी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, T3 से आई और इधर से जा रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, और ये था करंट का डायरेक्शन, जो कि हमने पहले जो रेफरेंस डायरेक्शन माना था या पहले जो रेफरेंस डायरेक्शन आ रहा है उसके ऑपोजिट मिल रही है, ठीक है। करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। फिर इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, T3 और T4 की मदद से इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाले ड्यूरेशन के अंदर फिर से T3 और T4 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइड में क्यों है, क्योंकि जो भी हमने फर्स्ट हाफ में यानी T1 T2 में जो भी रेफरेंस करंट डायरेक्शन मान लिया था उसके ऑपोजिट हमें मिल रहा है T3 T4 की वजह से, ठीक है, इस वजह से नेगेटिव हाफ में है। अब जब ये पोलैरिटी आई तो फिर से फर्दर वही होगा कि जब हम T3 T4 को ऑफ करना चाहेंगे तो इंडक्टर डी एनर्जाइज नहीं हुआ होगा, तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यही सेम यहाँ बनाते हैं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब देखिए ये वाला नेगेटिव D2 को फॉरवर्ड बायस कर रहा है और ये वाला पॉजिटिव D1 को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव टूवर्ड टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव से करंट चलेगी यहाँ से D1 के थ्रू होते हुए, सोर्स से होते हुए, D2 से होते हुए ये वाले माइनस पे वापस, ठीक है। तो फर्दर जो यहाँ पे आगे जो वेवफॉर्म बनेगी इस तरीके से, ये वेवफॉर्म में क्या कंडक्ट करेगा, D1 और D2, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली है, वो ये है कि जब जब थायरिस्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं यानी T1 और T2, ठीक है, जब जब थायरिस्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं, इस वाले सर्किट से देख लेते हैं, इसी से देखते हैं, ठीक है। जब जब थायरिस्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं T1 T2 तो पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, VS से चल रहे हैं, T1 T2 पावर लोड से, सोर्स से लोड की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जब जब थायरिस्टर्स T1 T2 या T3 T4 कंडक्ट कर रहे हैं तो पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन जब जब डायोड्स वर्क कर रहे हैं या जब डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए लोड से, लोड के पॉजिटिव से चली थी, D3 के थ्रू होते हुए D4 के थ्रू होते हुए माइनस में गई, तो यानी जब जब डायोड्स वर्क कर रहे हैं तब तक पावर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो कर रही थी, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है कि अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी जाए
तो एक हाफ में जब T1 T2 थायरिस्टर्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, तो जब जब T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं तब तक तो पावर सोर्स से लोड की तरफ आई, ठीक है, और यहाँ जो बैटरी थी वो डी एनर्जाइज हो गई, उसने अपनी सारी एनर्जी इस इंडक्टर को दे दी। जब भी रिवर्स होगा, रिवर्स मतलब जब अब ये इंडक्टर अपने आप को डी एनर्जाइज करना चाहेगा तो क्या होगा, D3 और D4 की मदद से लोड के अंदर यानी इंडक्टर के अंदर जो भी एनर्जी थी वो D3 और D4 की मदद से वापस बैटरी के पास चली जाएगी और बैटरी वापस एनर्जाइज होगी, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इसलिए बताया है पावर वाली बात, ताकि आप इससे आई सोर्स करंट भी बना सकें। आई सोर्स करंट में क्या है कि आप ये देखेंगे कि जब भी पावर सोर्स से लोड की तरफ आ रही है, पावर सोर्स से लोड कौन से ड्यूरेशन में आती है, इस ड्यूरेशन में, तो पॉजिटिव रहेगी पावर, पॉजिटिव, ठीक है। और जब जब डायोड काम कर रहे हैं तो डायोड में पावर लोड से सोर्स की तरफ जाती है ना, लोड से सोर्स की तरफ जाएगी तो इस तरीके से करंट आएगी। जब सोर्स दे रहा होगा तो ये डायरेक्शन होगा आई एस का, जब सोर्स ले रहा होगा तो उल्टा डायरेक्शन होगा आई एस का, ठीक है। तो नेगेटिव पावर होगी तो पावर इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई नेगेटिव, ये हो गई पॉजिटिव, ठीक है। ये एक बात और थी। अब देखिए फर्दर, ये सभी वोल्टेज आउटपुट जितने भी तरीके के लोड्स हो सकते हैं, आर लोड, आर एल लोड, आर एल सी लोड, जितने भी तरीके के लोड्स हो सकते हैं उन सब की एक कंबाइंड वेव फॉर्म दी है। तो पहली वेव फॉर्म जो है वो है वी आउटपुट वोल्टेज की। तो आप देख रहे हैं कि सभी अलग अलग लोड्स की वेव फॉर्म बनी हुई है, करंट वेव फॉर्म सभी अलग अलग लोड्स की बनी हुई है। तो इसमें वी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म सेम है, ठीक है, सेम है सभी लोड्स के लिए, फॉर ऑल लोड्स। ऑल लोड्स मतलब चाहे वो आर लोड हो, आर एल लोड हो, आर एल सी लोड हो, सभी लोड्स के लिए आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इज सेम। करंट वेव फॉर्म में देख लीजिए, आर लोड में कैसी वेव फॉर्म होगी, जो भी आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उतना अपॉन आर, ठीक है। जो भी आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए इस हाफ में वी एस आ रहा है तो ये करंट कितनी हो जाएगी, वी एस बाई आर, लेकिन वेव फॉर्म का शेप बिल्कुल सेम होगा। ये हो गई आई नॉट करंट, किसके लिए, आर लोड के लिए। आर एल लोड या एल लोड दोनों के लिए मैग्नीट्यूड में अंतर आ सकता है कि इसमें वी एस अपॉन एल है और इस जब अगर आर एल लोड आ गया तो वी एस अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, वी एस अपॉन एक्स या वी एस अपॉन जेड हो जाएगा, आर और एल दोनों को मिलाकर। बाकी वेव फॉर्म का शेप बिल्कुल सेम है, ये हमने इसके पहले डिस्कस किया था। इस वेव फॉर्म में देखिए ये वेव फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट करंट वेव फॉर्म ऐसी कैसे आती है, ठीक है। इसके बाद दो और चीज़ आती हैं, ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड सर्किट। और ये ओवर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड सर्किट कहाँ लागू होता है, आरएलसी सर्किट में, ठीक है। आरएलसी सर्किट मतलब आरएलसी लोड में, जब भी आर एल और सी लोड लगा है ना, जब भी ये तरीके का लोड है तो इस लोड के अंदर क्या होगा, इस लोड में भी दो तरीके के सिस्टम बनेंगे। एक होगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। अगर एक्सएल बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, वो इंडक्टिव सर्किट है ना, कैपेसिटेंस से ज़्यादा इंडक्टर है तो इंडक्टिव सर्किट है। और इंडक्टिव सर्किट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा लैग करती है वोल्टेज से, है ना, करंट लैग्स वोल्टेज, ठीक है, आई नॉट लैग्स वी नॉट। वेयर एज जो दूसरा सर्किट है अंडर डैम्प्ड सर्किट, इसमें एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, इसमें क्या होता है, आई नॉट लीड्स वी नॉट, ठीक है। तो देखिए इंडक्टिव सर्किट में जब करंट लैग कर रही है वोल्टेज से तो देखिए इस वोल्टेज का जीरो यहाँ है ना, वोल्टेज का जीरो यहाँ है, वोल्टेज का जीरो यहाँ है और करंट का जीरो कहाँ है, इससे कुछ लैगिंग एंड पे, ठीक है, लैगिंग एंड पे यानी इस पॉइंट पे ये है वोल्टेज का जीरो और इससे इतने डिले के बाद करंट स्टार्ट हो रही है यहाँ से। वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है जीरो से और करंट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यानी इतनी देर का डिले आ रहा है इसमें। वेयर एज जब भी कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें आई नॉट लीड करती है वी नॉट से, तो देखिए वी नॉट का जीरो यहाँ है और इसका जीरो कहाँ है, जीरो से पहले, ठीक है, जीरो से पहले इतना फाई एंगल ये लीड कर रही है, यानी आई नॉट करंट वी नॉट से फाई एंगल पहले शुरू हो गई है क्योंकि आई नॉट लीड करता है वी नॉट को, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एनालिसिस ऑफ फुल ब्रिज इन्वर्टर, जैसे एनालिसिस किया था हाफ ब्रिज इन्वर्टर का, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस है फुल ब्रिज इन्वर्टर का। अगर वहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो इसे दोबारा से आप ठीक तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस है। फिर से वो बात एक बार दोहरा लेते हैं कि हम फोरियर एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है हमें स्क्वायर वेव,
ठीक है। और स्क्वायर वेव के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है फंडामेंटल, क्योंकि स्क्वायर वेव कंप्राइज्ड ऑफ हार्मोनिक्स, तो एक होता है फंडामेंटल V01 जिसको हमने B1 कंपोनेंट कहा है। इसके अलावा इसी टी ड्यूरेशन के अंदर हमें 1, 2 और 3, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। फर्दर 1, 2, 3, 4, 5 टी ड्यूरेशन के अंदर ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए? फंडामेंटल कंपोनेंट। तो ये बात हमने पहले की थी कि हार्मोनिक कंपोनेंट्स को फंडामेंटल कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए, यानी ये प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पाने के लिए हम फोरियर एनालिसिस करते हैं। तो बिल्कुल सेम एनालिसिस है। वी आउटपुट विल बी इक्वल टू, ये है डीसी कंपोनेंट जो हमें चाहिए नहीं, ये है कॉस कंपोनेंट जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए साइन कंपोनेंट। ठीक है, बी एन साइन एन ओमेगा टी। तो बी एन बिल्कुल सेम होगा, वहाँ पे वी एस बाई 2 था, यहाँ पे सिर्फ वी एस है। ठीक है, तो 2 बाई पाई 0 से पाई वी एस साइन एन ओमेगा टी। अब फंडामेंटल कंपोनेंट अगर चाहिए तो n की जगह पे 1 रख देंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इससे B1 या फिर V01 की वैल्यू कितनी आई? 4Vs बाई पाई। वहाँ कितनी आ रही थी वैल्यू? वहाँ आ रही थी 2Vs बाई पाई, यहाँ पे आ रही है 4Vs बाई पाई। हाफ ब्रिज में 2Vs बाई पाई, ये याद रखने वाले टर्म्स हैं, इनसे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू आ रही थी 2Vs बाई पाई हाफ वेव में, फुल वेव में 4Vs बाई पाई। अगर 4Vs बाई पाई 4Vs बाई पाई आ रही है फुल की वैल्यू, यानी पीक वैल्यू आ रही है फंडामेंटल की, तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी? इतना अपॉन √2, ये हो गया V01 RMS। ठीक है, तो देखिए V01 RMS की वैल्यू ये आ गई। G क्या होता है? डिस्टॉर्शन फैक्टर, ये हमने वहाँ डिस्कस किया था। डिस्टॉर्शन फैक्टर ये क्या होता है? V01 फंडामेंटल अपॉन V01 फंडामेंटल का RMS अपॉन V01। ठीक है, दिस इज V0 फंडामेंटल का RMS अपॉन V0 का RMS। ठीक है, V01 का RMS अपॉन फंडामेंटल अपॉन टोटल का RMS। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 2√2 अपॉन पाई। ठीक है, ये हो गया डिस्टॉर्शन फैक्टर। अब डिस्टॉर्शन फैक्टर के बाद THD इज 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जी स्क्वायर की वैल्यू अगर जी की वैल्यू अगर ये आ रही है तो इससे हम THD फिर से निकालते हैं 48.24। 48.24 आ रहा है हाफ वेव का भी THD और फुल वेव का भी THD, क्योंकि IEEE स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 48.24 अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ THD है और THD की वैल्यू 5% से कम ही होनी चाहिए, है ना। हार्मोनिक AC वेव फॉर्म में 5% से कम ही THD होना चाहिए, इसलिए ही हम अलग अलग तरीके की PWM टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो हमें हेल्प करती है आउटपुट AC वेव फॉर्म को प्योर पाने में या लेस देन 5% हार्मोनिक्स पाने में। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ देखने वाली है, वो ये है कि G इज इक्वल्स टू, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज, दिस इज डिस्टॉर्शन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर्स। वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर से क्या मतलब है कि इनपुट साइड में हम दे रहे हैं DC, आउटपुट साइड में दे रहे हैं हम AC। ठीक है, आउटपुट साइड में हमें मिल रही है AC जो कि वेरिएबल AC है, यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। ठीक है, तो हमने पढ़ना है ये टॉपिक वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, यानी इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है उससे कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है। इसके लिए 3 टेक्निक्स हैं। पहली है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ AC आउटपुट वोल्टेज, यानी ये जो AC आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं इसको हम कंट्रोल कर लें। दूसरा है एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ DC इनपुट वोल्टेज, यानी जो ये DC इनपुट हम दे रहे हैं, ये जो फिक्स DC हम यहाँ पे देते हैं, ये फिक्स DC को कंट्रोल कर लें। और तीसरी टेक्निक है इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर, जिसको हम PWM कहते हैं। यानी ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में आपने देखा अभी तक कि VSI इन्वर्टर्स के अंदर स्विचेस लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, इस फुल ब्रिज इन्वर्टर सॉरी इस तरीके का है। ठीक है, तो ये जो स्विचेस हैं, इन स्विचेस पे जो हम पल्सेस दे रहे हैं, है ना, इन पल्सेस की विड्थ को मॉड्यूलेट करके, PWM है, PWM टेक्निक, ये इन्वर्टर इस डिब्बे के अंदर है। ठीक है, तो इनमें जो स्विचेस लगे हुए हैं, इन स्विचेस की पल्सेस को वैरी करके या पल्सेस को मॉड्यूलेट करके ये आउटपुट पे पाए जाने वाला साइनोसॉइडल AC भी कंट्रोल किया जा सकता है।
अब फर्दर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पर ये कंक्लूड यहाँ हो जाता है कि अलग अलग तरीके का कंट्रोल हम यहाँ कर सकते हैं एसी आउटपुट पे, क्योंकि यही हमारे लिए डिज़ायर्ड है। हम जितनी भी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आउटपुट पे जो एसी आ रहा है वो प्योर साइनोसॉइडल मिले। तो फ्रीक्वेंसी तो हमने पीछे देख ली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में कि फ्रीक्वेंसीज कैसे वैरी होती हैं, लेकिन अगर ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वैरी करना है ना, तो इसके लिए हमें पीडब्ल्यूएम टेक्निक पढ़नी पड़ेगी। और पीडब्ल्यूएम टेक्निक में हमने कंक्लूड कर लिया कि इनपुट जो डीसी पे दिया जा रहा है या तो ये कंट्रोल करें जिससे कि हमें आउटपुट एसी कंट्रोल्ड मिले, आउटपुट पे जो एसी मिल रहा है अगर वो अनकंट्रोल्ड मिल रहा है तो कोई ऐसा सर्किट लगाया जाए इस आउटपुट के बाद कि वो कंट्रोल्ड एसी देने लगे, या फिर विद इन दिस इन्वर्टर ये जो स्विचेस हैं इन स्विचेस की पल्सेस को मॉड्यूलेट किया जाए जिसकी मदद से जो आउटपुट में एसी मिल रहा है उसे कंट्रोल कर सके। तो कंक्लूजन इज टू कंट्रोल द वोल्टेज आउटपुट ऑफ दिस एसी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंक्लूड करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ 3 तरीके की टेक्निक्स हैं, ये तीनों टेक्निक्स ही हमें आगे पढ़नी है। पीडब्ल्यूएम में यही 3 टेक्निक्स हैं, सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन और साइनोसॉइडल पल्स मॉड्यूलेशन, यही 3 टेक्निक्स पढ़नी है। और जैसा कि सुन के समझ में आ रहा है कि सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर ये जो पूरी पाई तक की पल्स मिल रही थी उसमें सिंगल पल्स में इसको मॉड्यूलेट करके कुछ सेमी पल्स है ना, इतनी बड़ी पल्स ली जा सकती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी मदद से हम आउटपुट के हार्मोनिक्स कैसे कम कर पा रहे हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।